नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में हम बात करेंगे पल्सेस की, क्योंकि दालों को लेकर दो बड़ी खबरें हैं। पहले ये कि सरकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी पर करेगी, और दूसरी ये कि पिछले साल की तुलना में इस साल अप्रैल मई में दालों का इंपोर्ट 37% गिरा है। इन दोनों खबरों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेक अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर हैं जेएलवी एग्रो से, उनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करेंगे दिनेश सोमानी से, फाउंडर प्रोलेंटेरिएट सर्विसेज से। साथ ही नवनीत दमानी, सीनियर वीपी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन पहले बात पल्सेस की कर लेते हैं। तो विवेक जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए, जो एमएसपी पर खरीदारी की बातचीत हो रही है दो राज्यों में, इसके पीछे के कारण क्या हैं, क्या डिटेल्स हैं, क्यों ये बाइंग सरकार कर रही है? क्या किसानों को भाव नहीं मिल रहा है मंडियों में, इसलिए सरकार ये बाइंग कर रही है? एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी है और क्या डिटेल्स? नमस्कार दीपाली जी। जैसा कि आपने कहा, सरकार ने मूंग पे खरीदी का एक अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश ने एक सूचना जारी की है और सरकार ने बोला है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को, कि 3.5 लाख टन के आसपास उनको मूंग की खरीदी करनी है। पहले मध्य प्रदेश शासन ने इस बात को मना किया था कि वो मूंग की खरीदी नहीं करेंगे। फिर बाद में केंद्र से मेरे ख्याल से एक दिशा निर्देश आया उनको कि आपको ये, किसानों को उचित प्राइस नहीं मिल रही है, और उसके सपोर्ट के लिए, क्योंकि इस बार मूंग का उत्पादन अच्छा हुआ है और जहां तक मेरी मेरी इंफॉर्मेशन है, 22 लाख टन के आसपास मूंग का उत्पादन हुआ है। और सरकार ने 3.5 लाख टन का खरीदने का लक्ष्य रखा है। जो करंट प्राइस 8682 जो एमएसपी है, उस भाव पे, और उसी 1.25 लाख टन के आसपास उड़द की खरीदी करेगी मध्य प्रदेश सरकार। तो ये मेरे ख्याल से केंद्र सरकार ने इसकी पहल की है, क्योंकि इस पे अतिरिक्त भार भी पड़ेगा सरकार को इस पे। उसके बावजूद, क्योंकि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, सरप्लस सप्लाई हो गई है, प्रोडक्शन काफी अच्छा रहा है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि सरकार 3.5 से 4 लाख टन के आसपास मूंग की खरीदी करेगी, और उससे किसानों को फायदा होगा। और सरकार ने इस पे दिशा निर्देश भी दिए हैं कि पारदर्शिता रखी जाए, ऐसा कोई भी ऐसा गतिविधि ना हो जिसपे कहीं पे भी किसानों को उनको उचित मूल्य ना मिले और मिडिल मैन इस पे कहीं लाभान्वित हो। ओके, अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपने प्रोडक्शन की बातचीत की, पिछले साल की तुलना में फिलहाल जो ओवरऑल प्रोडक्शन रहा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो कितना रहा? क्योंकि ये इसलिए मिस जानना चाहते हैं क्योंकि हमने देखा है कि पल्सेस में भी कमी देखने को मिली है। 37% का ड्रॉप इंपोर्ट में पल्सेस के, वो भी अप्रैल मई के दौरान एक साइजेबल ड्रॉप है। तो क्या ये एनफ अवेलेबिलिटी की वजह है या डिमांड कमज़ोर है? किस तरीके का सिनेरियो है फिलहाल इंपोर्ट्स में कमी के पीछे का कारण आप क्या देखते हैं? और प्लस ओवरऑल प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, इंपोर्ट में जो कमी आई है, अगर आप देखेंगे तो पिछले साल हमने अत्यधिक इंपोर्ट किया था, बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया था। लगभग 7 मिलियन टन, 70 लाख टन के आसपास हमने पल्सेस का इंपोर्ट किया था। और उस कारण से पूरे के पूरे पल्सेस मार्केट पे एक बहुत बड़ा प्रेशर आया था। उस प्रेशर के चलते हुए इंपोर्ट की जो मात्रा है वो लगातार घटती जा रही है। जिस करंट सीजन पे हम लोग खड़े हैं दीपाली जी, वो अभी सबसे ऑफ सीजन कहलाता है पल्सेस का। और पिछले साल के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इंपोर्ट की काफी बड़ी मात्रा पे मुंबई पोर्ट और बाकी अलग अलग पोर्टों पे रखे हुए हैं। अगर हम लोग पीली मटर की बात करें तो पीली मटर आज की डेट पे 6 से 7 लाख टन इंपोर्ट स्टॉक में है। मुंद्रा, कांडला, हजीरा और कलकत्ता और मुंबई, इन सब पोर्ट का अगर आप मिला लें, और पूरा हिंदुस्तान अगर आज की डेट पे येलो पीस देखें तो महीने का 1.5 लाख टन के आसपास की खपत है। तो आप देखें, 6 महीने की तो ऑलरेडी हमारे पास इन्वेंट्री रखी हुई है। तो अब कोई भी ऐसी वजह नहीं कि इंपोर्टर किसी चीज से, ऐसे फिगर से प्रभावित हो और वो इंपोर्ट करे। दूसरी बात, अभी जब नई क्रॉप आएगी तब मुझे लगता है कि इंपोर्ट्स फिर से वापस से बढ़ेंगे। इसमें चना भी है, अफ्रीकन तुअर भी है, और आपके ब्राजील से उड़द भी आएगी, और रशिया और कनाडा से पीली मटर का इंपोर्ट होगा। लेकिन जो आपने जिस बात को मुद्दा उठाया है कि 37% क्यों घटा है, उसका बेसिक रीजन यही है कि हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा पे सारे पोर्टों पे दालें हैं, और लोकल प्रोडक्शन भी काफी अच्छा रहा है। जो अभी करंट फिगर्स भी आ रहे हैं जिसपे तुअर की भी थोड़ी सी प्रोडक्शन, जो हार्वेस्टिंग उस समय हुई थी, काफी अच्छी हुई थी, और अभी भी जो एरिया है वो बढ़ा है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो पल्सेस में लोकल लोकल प्रोडक्शन भी अच्छा है, और इंपोर्ट में जहां ओरिजिन है वहां पे भी अच्छी क्रॉप है। तो कहीं से भी ऐसा कोई रीजन नहीं मिल रहा है कि इंपोर्टर उत्साहित होकर इंपोर्ट करे, क्योंकि उसको जो भी कॉस्टिंग आएगी वो उससे नुकसान ही होगा।
क्योंकि यहाँ पे करंट स्टॉक काफी बड़ी मात्रा पे है। ओके। अच्छा, अगर जून जुलाई सोइंग के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के सोइंग नंबर्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं पल्सेस के? क्योंकि रिसेंट अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करें, हालांकि सरकार काफ़ी पुश कर रही है पल्सेस की सोइंग के लिए, लेकिन फिर भी फार्मर्स का इंटरेस्ट कम हुआ है। अब तक के सोइंग के आंकड़े कैसे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सोइंग के आंकड़े सभी में अच्छे अच्छे आए हैं, और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे जानकारी है 42% के आसपास इसमें उछाल आया हुआ है। 6.63 था पिछले साल, और इस बार 9 जो आपका स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो ये काफी बड़ा उछाल है। लेकिन जो इस पे एक माइनस पॉइंट है कि जो और बढ़ सकते थे आंकड़े, क्योंकि किसानों को बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होने के कारण उतना अच्छा प्राइस मार्केट में मिला नहीं। सरकार एमएसपी पे बहुत निश्चित मात्रा पे बाइंग करती है, तो किसानों को उत्साहित करने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम सरकार ने अभी तक नहीं उठाया है। अलबत्ता सरकार लगातार बोल रही है कि हम तुअर की बड़ी परचेसिंग करेंगे, और उन्होंने की भी है। पर मुझे लगता है यहाँ पे अभी और काम करने की जरूरत है, जिससे किसान उत्साहित हो। पर आज की डेट पे डाटा जो फिगर्स हैं, बारिश भी अच्छी है, और जिस एरिया में स्पेशली महाराष्ट्र में काफी अच्छी सोइंग की खबरें हैं। क्या कदम उठा सकती है सरकार आपके हिसाब से? क्योंकि रिसेंटली जितने भी हमारे एग्री एक्सपर्ट से बातचीत थी, उनका भी मानना यही था कि शायद कुछ और इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुश है इंडिया का, गवर्नमेंट का फॉर मोर पल्सेस या ऑयल सीड्स, वो शॉर्ट पड़ा है। किसानों को और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। हालांकि जो आपने कहा वो फिगर बिल्कुल ठीक है, 42% ज़्यादा स्विंग दिखाई दी है। किस क्या क्या इनिशिएटिव्स आपके हिसाब से लिए जा सकते हैं? देखिए, सरकार अभी एक एक हमारी आज से 4 महीने पहले एक प्रधानमंत्री जी ने एक आत्मनिर्भर पल्सेस की एक मीटिंग की थी, जिसपे मैं भी शामिल था और बहुत सारे बड़े दिग्गज भी थे। तो उसमें जो बेसिक बातें हुई थी कि किसानों को प्रोत्साहित प्रोत्साहित करना, उनको अच्छी क्वालिटी के दाल बहुत सस्ते भाव पे उपलब्ध कराना, और जो एमएसपी पे जो सरकार की बाइंग है उसको बड़े एग्रेसिवली तरीके से रूरल एरियाज पे भी उस पे फोकस करना, ये बहुत बड़ा उस पे लक्ष्य रखा हुआ था। धीरे धीरे सरकार ने दालों की एमएसपी लगातार बढ़ाई है, ताकि इससे जो किसान है वो उत्साहित हो। पर जब तक हम इंपोर्ट पे थोड़ा सा सरकार को कुछ ऐसी नीति लानी होगी, जो एमएसपी के ऊपर, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो एमएसपी के ऊपर आपकी लैंडिंग हो, ताकि कभी भी जो इंपोर्टेड पल्सेस हैं वो एमएसपी के नीचे ना आए। यही एक बड़ा मेरे ख्याल से एक तरीका हो सकता है, क्योंकि अगर आपको सस्ती दाल नहीं मिलेगी, बाहर से भी आप एक संपूर्ण पर्टिकुलर ड्यूटी के साथ दाल इंपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसानों को उससे बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और एक एमएसपी के ऊपर अगर दाल इंपोर्ट होती है, तो फिर किसान को एटलीस्ट ये तो गारंटी हो जाएगी कि उसको एमएसपी की प्राइस या सरकार खरीदे, अदरवाइज लोकल मार्केट में उसको ये प्राइस मिल जाएगी। ओके, चलिए, शुक्रिया विवेक जी आने के लिए शो में और इस खबर पर हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ दिनेश सोमानी है, नवनीत दमानी भी बने हुए हैं। दिनेश जी से पूछ लेते हैं उनकी राय क्या है पल्सेस पर, ओवरऑल प्राइसेस पर। दिनेश जी, आपने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना विवेक जी के साथ, हर पर्सपेक्टिव से उन्होंने बताया किस तरीके की स्थिति है। प्राइसेस पर, डिमांड पर आपका आउटलुक क्या है? हालांकि ऑफ सीजन होता है डिमांड पर्सपेक्टिव से, बट क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं और प्राइसिंग को लेकर क्या राय है? जी बिल्कुल, स्टॉक जो है काफी सफिशिएंट मात्रा में है, और प्राइसेस मैक्सिमम पल्सेस की एमएसपी से नीचे ट्रेड कर रही है। अगर तुअर की बात करूं मैं, तो करीब करीब 7,000 के आसपास के ट्रेड कर रहे हैं। मूंग भी नीचे ट्रेड कर रहा है, उड़द भी नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है। फसल काफी अच्छी थी, और पिछले साल इंपोर्ट भी काफी ज्यादा हुआ था। तो प्राइसेस ऑलरेडी बॉटम पर आ चुकी है। मुझे लगता है यहाँ थोड़ी सी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और अगला जो सोइंग है, मतलब अभी तो 20 जून तक ही सोइंग के फिगर्स आए हैं, और इस बार मानसून थोड़ा सा जल्दी होने के कारण सोइंग फिगर्स बहुत ज्यादा बढ़कर के आई है। मुझे लगता है करीब करीब 15 दिन और वेट करना चाहिए। एग्जैक्ट सोइंग की फिगर आने के बाद में प्राइस आउटलुक ज्यादा क्लियर पता चलेगा। ओके, चलिए, तो ये रहे ओवरऑल पल्सेस की बातचीत, लेकिन अब फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। नवनीत, बताइए आपके ट्रेड्स। वेल, लास्ट 2 दिनों में हमने काफी उठापटक का माहौल देखा है पूरे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में, और खास तौर पे गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस और क्रूड ऑयल पे। मेरा मानना यह है कि सिल्वर में एक एग्जैजरेटेड करेक्शन देखने मिल गया है, और जो रिस्क प्रीमियम बिल्ट इन हुआ है पूरी हद तक इवेपोरेट होता हुआ नजर आया है। एक छोटा मोटा रिबाउंड आपको सिल्वर और क्रूड दोनों ही प्राइसेस में देखने मिल सकता है। मैं सिल्वर पे आज के सेशन में बाय करने का ऑप्शन रखता हूँ। 1,04,000 1,04,200 के आसपास मिले तो बाय किया जाए। 1,03,500 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 1,06,000 ऊपर के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सिमिलर स्टैंस रहेगा क्रूड ऑयल प्राइसिंग में भी, जहां पर प्राइसेस रिबाउंड निचले लेवल पे 5,500 छू के करीब करीब 5,600 के आसपास चल रहे हैं।
अगर यहाँ से 50 रुपए का मात्र करेक्शन मिलता है तो बाय किया जा सकता है। 5450 विल बी योर स्टॉप लॉस और आपको वापस 5800 तक के लक्ष्य अगले 2-3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज नवनीत की तरफ से। दिनेश जी, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सिल्वर जो है ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्टिव फेज में आ चुकी है। 1,04,600, 1,04,700 ये दायरा की अगर एक डिप लेता है तो वहां खरीदारी का अवसर मिल सकता है। 1,04,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1,06,000 का इसमें लक्ष्य देखा जा सकता है। वही क्रूड मुझे लगता है 5570-80 के दायरे में एक बार दोबारा एक पुलबैक रैलीज के तौर पर खरीदारी की जा सकती है। 5660-5700 के अपसाइड टारगेट, 5520 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। गोल्ड मुझे डल सी मूवमेंट लगती है, रेंज बाउंड एक्टिविटी लगती है। कल के 2500-2700 रुपए फॉल के बाद में आज थोड़ी सी मूवमेंट लैकलस्टर लगती है। आई थिंक अराउंड 97,000 से नीचे थोड़ा सा आ सकता है और मैक्सिमम ऊपर में 97,675 ये लेवल, ये दायरा मुझे लगता है आज के कारोबार में देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, ये रहे ट्रेड्स। बाकी स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे बातचीत। रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। हमारे साथ नवनीत दमानी है, दिनेश सुमानी बने हुए हैं। बात करते हैं अबाउट ट्रेड्स पर। नवनीत, अच्छा, गोल्ड पर आपका ब्रॉडर आउटलुक क्या है? ईरान इजराइल टेंशंस कम हुई जिसके कारण हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी। अभी प्राइसेस स्टेडी हैं डोमेस्टिक मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। मोर इम्पॉर्टेंट अब आगे के डेटा पर भी नजरें रहेंगी, जैसे यूएस का जो इकोनॉमिक डेटा आना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ से बहुत वीकनेस या प्राइसेस और करेक्ट होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी कमी दिखाई दे रही है। भले ही चाहे सेफ हेवन बाइंग री एमर्ज भले ही इन लेवल्स पर ना आ रही हो। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आगे के लिए ट्रिगर्स कौन से रहेंगे जिनको गोल्ड मार्केट वॉच करेगा। आप एक ब्रॉडर आउटलुक क्या लेके चल रहे हैं, क्या रेंज देख रहे हैं? क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसी भी रिसेंटली आई हैं कि भले ही डीएस्केलेशन हुआ है मिडिल ईस्ट में टेंशंस का, लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि आगे के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या रह सकता है, वो क्या कदम उठा दें। तो इस वजह से शायद जो एलोकेशन है गोल्ड में वो होल्ड रहे इन्वेस्टर्स की। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है नवनीत, तो क्या व्यू है? वेल दीपाली जी, ये सारा असमंजस तो बना ही रहेगा और अगले कुछ महीनों तक ये टाइम एंड अगेन आपको रिबाउंड की अपॉर्चुनिटी देता रहेगा। बट मेरे हिसाब से जो लार्जर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो काफी हद तक प्राइस इन हो गए हैं। आप देखें तो यूएस रेट कट पॉसिबिलिटी अभी घट के 3 या 4 रेट कट से घट के 2 के आसपास आ चुकी है और अगले साल में भी करीब करीब 1 कट ही एक्सपेक्टेशन है। दूसरा फैक्टर है सेंट्रल बैंक बाइंग, जो कि करीब करीब 2022-23 वर्ष में हम देख रहे थे कि 60 से 80 टन का एवरेज मंथली बाइंग हो रहा था, वो घट के 4 से 8 टन के आसपास हो गई है। तो जो क्वांटम है हेडलाइन नंबर के हिसाब से तो बाइंग कंटिन्यू हो रही है, बट जो क्वांटम है वो काफी घट गया है। और लार्जली हम 3 ऑनगोइंग वॉर्स के बीच में है जो कि प्राइसेस पे लार्जली बिल्ट इन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स कहीं ना कहीं प्राइसेस पे एक बार हावी हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट आपको देखने मिल चुका है। यहाँ से इंक्रीमेंटल गेन भी शायद आपको करीब $50-75 का देखने मिल जाए, बट वो सस्टेनेबल और है कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरा मानना ये है कि अगर यहाँ से रैली आती भी है तो अगर 98,000 99,000 के बीच में कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है और टॉप आउट होता है गोल्ड, तो फिर से आपको एक मीडियम टर्म की अवधि में एक रीजनेबल डाउनसाइड के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए, जो कि प्राइस को 94,000 से 92,000 की दिशा में ला सकती है। मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस अगले कुछ महीनों में 1 लाख के ऊपर रीजनेबल लेवल पे सस्टेन होते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट रुपी पे भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन का बायस है, तो अगर रुपी भी 150-2 रुपये अप्रिशिएट होता है यहाँ से, तो ऐसा हो सकता है कि डोमेस्टिक स्तरों में हमको गोल्ड के लेवल्स में एक वीकनेस देखने मिल सकती है। तो कुल मिला के कॉमेक्स पे भी एक टॉपिंग आउट फॉर्मेशन हो सकता है, रुपी भी अप्रिसिएशन देखने मिल सकता है। तो जो ये रैली यहाँ से होगी वो बहुत क्वेश्चनेबल होगी और टिकाऊ होगी कि नहीं होगी, बहुत बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से खोने के लिए यहाँ पे ज्यादा है एंड पाने के लिए बहुत नीचे में 92,000 से 94,000 के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है लेने की। ओके, बात करते हैं अब एनर्जी बास्केट की। तो कच्चे तेल पर तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने ट्रेड दिए ही हैं, लेकिन नेचुरल गैस पर एक कमेंट लेते हैं। दिनेश जी, नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है? यहाँ थोड़ी बाइंग हमने देखी थी, फिर उसका मुनाफ वसूली भी दिखाई दी। सप्लाई वरीज जो एमर्ज हुई थी वो कहीं ना कहीं अब सीज फायर होने के बाद वापस से वो चिंता खत्म हुई है। क्या राय है आपके नेचुरल गैस पर इन स्तरों से? जी बिल्कुल, एनर्जी पैक एज होल हम देखते हैं तो ऊपरी लेवल से काफी ज्यादा टूट चुके हैं। मतलब यही नेचुरल गैस जो 295 के लेवल नीचे में थे, तो 358 के लेवल ऊपर चले गए थे। 20% का इजाफा बहुत जल्दी आया इसमें, और वहां से इक्वली फॉल भी बहुत जल्दी आया है। तो मुझे लगता है जो एनर्जी बास्केट का जो प्रीमियम था
वो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, वॉर लाइक सिचुएशन और ये जो सारे फैक्टर्स थे वो उसको रैली को फ्यूल कर रहे थे, और फैक्टर्स कुछ हद तक के ईज आउट हो गए और हट चुके हैं। तो मुझे लगता है फंडामेंटल के अनुरूप या फिर डिमांड सप्लाई के अनुरूप प्राइसेस चलने चाहिए। ऊपरी लेवल से नेचुरल गैस काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, टेक्निकल एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक अराउंड 312 313 के अराउंड बाय करना चाहिए। ऊपर में 325 330 के लक्ष्य और 306 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, चलिए बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स पर इन जनरल क्या आउटलुक है आपका नवनीत, को ट्रेड? फिर बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि कॉपर काफी दिनों से एक बेस बना के होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कॉपर में कैश टू 3 मंथ देखें तो करीब करीब $240 के प्रीमियम पे ट्रेड करा है, जो कि मेरे हिसाब से लास्ट 2-3 सालों में ऐसा नहीं देखा गया है। तो कुल मिला के सप्लाई साइड स्टोरी काफी वीक है, डिमांड साइड काफी स्ट्रांग है। एलएमई इन्वेंट्री करीब करीब 65% इस साल के शुरुआत से घट गई है, और अगर कैश टू 3 मंथ फॉरवर्ड $200-250 के ऊपर जो चल रहा है, ये भी यही इंडिकेट कर रहा है कि इवेंचुअली आपको कॉपर में एक मीडियम टर्म अवधि में तेजी देखने मिल सकती है। मेरा मानना यह है कि शॉर्ट टर्म में तो शायद कंसोलिडेशन का माहौल कंटिन्यू रहे, बट इवेंचुअली हम डोमेस्टिक लेवल पे 900-910 के स्तर और एलएमई पे 10,200 तक के लेवल बहुत जल्द देख लेंगे। इवेंचुअली साल के अंत तक या मे बी अगले 6 महीने के बाद हम लाइफ टाइम हाई यानी $10,750 के ऊपर कॉपर को ट्रेड करता हुआ देखते हैं। ओके, क्विकली दिनेश जी, एग्री पैक में स्पाइसेस पर क्या रहा है, स्पेशली टर्मरिक और जीरा? टर्मरिक में तो सोइंग थोड़ी सी बढ़ के आने की रिपोर्ट आ रही है, और जिसके चलते आज हमने वीकनेस देखी है। अगर हम ओवरऑल रेंज देखते हैं तो 13,600 14,700 यह दायरा बार बार मार्केट मेंटेन कर रहा था। अनलेस एंड अनटिल 13,600 ब्रेक करता है, मेरे हिसाब से पोटेंशियल इसमें दोबारा 14,400 जाने का है। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी मुझे हल्दी में आज नजर आती है। ठीक है, चलिए ये रही तमाम स्ट्रैटेजीज और आउटलुक सभी कमोडिटीज पर। इस शो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू नवनीत और दिनेश जी शो में आने के लिए और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।